Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the next topic in the chapter is graphical solution of linear inequalities in two variables. Graphical solution या solutions भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि linear inequalities में क्या होता है, एक solution तो है नहीं, solutions है ना, एक solution तो है नहीं। ओके, तो बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, लीनियर इनइक्वालिटी सीखे हमने। और लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कहाँ होता है। वन वेरिएबल क्या होता है, एक पॉइंट होता है, सॉल्यूशन कहाँ होता है, एक नंबर लाइन पे होता है, ये सीखा हमने। और ये सारी चीज हमने एक्सरसाइज वन में खत्म कर, यानी वन वेरिएबल का काम हम एक्सरसाइज वन में खत्म करके आए। वन वेरिएबल में अपन ने अल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी सीख लिया है, प्लस ग्राफिकल सॉल्यूशन भी सीख लिया। अल्जेब्रिक सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू निकाल देना, दैट्स इट। ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब नंबर लाइन पे उस एक्स की वैल्यू को प्लॉट कर देना, दैट्स इट। तो वन वेरिएबल के दो काम थे जो हमने लास्ट किए। और उसके अंदर फिर हमने कुछ ये भी किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे, जो कि अच्छे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स थे, इसको भी हमने सॉल्व करना सीखा। इन ऑल आई कैन से कि वन वेरिएबल पूरा खत्म। अब शुरुआत होती है किसकी, किसकी, टू वेरिएबल्स की। तो देखो, टू वेरिएबल्स की शुरुआत इन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन से करी है, अल्जेब्रिक सॉल्यूशन से नहीं करी है। दैट मीन्स सबसे पहले इन्होंने ग्राफ से सॉल्व करना सिखाया है। सबसे पहले इन्होंने किससे सिखाया, ग्राफ से सॉल्व करना। और फिर अल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात अपन ऊपर ऊपर से करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि अपन पहले अल्जेब्रिक सॉल्यूशन सीखते हैं, जैसे एक्सरसाइज वन में हमने पहले अल्जेब्रिक सॉल्यूशन सीखा, फिर ग्राफ में प्लॉट करना सीखा। लेकिन यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अच्छा, इसको भी मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, हालांकि इन्होंने दो अलग अलग एक्सरसाइजेस दे रखी है, दूसरी और तीसरी। तो मैं अगर इसकी बात करूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज वाइज अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज वाइज, तो एक्सरसाइज अभी कौन सी है, 6.2, राइट। और 6.3 दोनों में इसी की बात करेगा, दोनों में इसी की बात करेगा। फर्क क्या है फिर सर, फर्क ये है कि इस वाले पार्ट में तो वो एक ही लीनियर इनइक्वालिटी देगा। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, एक ही लीनियर इनइक्वालिटी देगा। और यहाँ पे मतलब वन लीनियर इनइक्वालिटी देगा, और यहाँ पे मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी। समझ आया, समझ आया। अब सर फर्क क्या रहेगा, देखो बेटा, जब एक ही लीनियर इक्वेशन होती थी तो क्या होता था, याद है। जब एक ही लीनियर इक्वेशन होती थी तो एक लाइन खींच देते थे। अपन क्लास टेंथ में करके आए, ग्राफिकल सॉल्यूशन करते थे जब एक ही लीनियर इक्वेशन होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मुझे एक इक्वेशन मिल गई, 4x + 3y = 10। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी इनइक्वालिटी है, कोई बात नहीं, अभी इनइक्वालिटी है तो क्या कर देगा, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन की जगह ऐसा का साइन लगा देगा, हो गई इनइक्वालिटी, लेकिन एक ही मिलेगी, लेकिन एक ही मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन मिलेगी। जैसे कि ये तो मिल गई, एक मिल गई 2x + 3y < 10। दूसरी मिल गई 3x - y > 20। ये दो मिल गई। अब दो मिलने से क्या होगा, दो मिलने से एक्चुअली हमको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे पता है क्या होगा, एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि सपोज करो अगर इक्वेशन होती थी तो हमको क्या मिलता था, एक नंबर लाइन, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती थी, दैट्स इट। लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना, इस स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन जब दो मिलती थी इक्वेशंस, याद करो, तो ऐसे दो इंटरसेक्शन होके एक सॉल्यूशन मिलता था कि नहीं मिलता था, ऐसा टेंथ में होता था। अभी क्या होगा कि अगर आप एक ही इक्वालिटी लोगे, इनइक्वालिटी लोगे, सॉरी, एक ही इनइक्वालिटी लोगे तो उससे सॉल्यूशंस आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जैसे x <3, y <4, ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन कितना बड़ा कितना छोटा ऐसे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तीसरी एक्सरसाइज में अपन मूव ऑन करेंगे, अपन को एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, तब अपने को कुछ ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिलके आएंगे। और एक्सरसाइज नंबर 6.3 बेस क्रिएट करेगी क्लास ट्वेल्थ के अंदर। क्लास ट्वेल्थ के अंदर एक चैप्टर आएगा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो एक्सरसाइज 6.3 के आगे की कहानी है। एक्सरसाइज 6.3 में जितना सीखा ना, उससे बस एक या दो कदम आगे चलना है और आपका क्लास ट्वेल्थ का एलपीपी वाला चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो सर डायरेक्ट ये पढ़ा दो, नहीं, दो तक करना तो अभी सीख सकते हैं जब एक प्लॉट करना। कुल मिला के इसमें प्लॉट करना सीख रहे हो, इसमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करना सीख रहे हो। दो वेरिएबल को, एक वेरिएबल को तो सीख गए, नंबर लाइन और पॉइंट। अब दो वेरिएबल को प्लॉट करना सीख रहे हो, इधर से सीख गए हम। फिर हम इधर आएंगे एक्चुअल, जब दो लीनियर इनइक्वालिटी, अच्छा मोर देन वन लिखा है तो जरूरी नहीं है दो है, तीन चार पांच भी मिल सकती है। सबको एक साथ प्लॉट करेंगे और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के आएंगे। ठीक है, क्लियर है। शुरू करें, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। दोनों ही एक्सरसाइजेस में यही बात चलेगी, ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन, यहाँ पे एक चलेगी, यहाँ से मोर देन वन चलेगी। ठीक है,
अब बात करते हैं, टॉपिक हेडिंग हमने डाल दी ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। उससे पहले एक आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक निकल के आता है हाफ प्लेन। आप हेडिंग डालिए हाफ प्लेन, उसके बारे में सीखते हैं क्या चीज है हाफ प्लेन। लिखिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज की क्लास में केवल अपन ऊपर ऊपर से बात करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। बताओ मुझे बच्चे, लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बोलो। लीनियर इक्वेशन होगी ना आपके पास इन टू वेरिएबल्स पे लिख लो चलो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई में अगर एक लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या चीज निकल के आएगी? हम्म एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास टू वेरिएबल में, उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या निकल के आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। और काम कहाँ पे होगा ये? एक टू डी प्लेन में। ठीक है ना। वन वेरिएबल में क्या होता है, एक नंबर लाइन के अंदर काम होता है और आंसर क्या निकल के आता है? एक पॉइंट। और टू डी प्लेन इसमें टू वेरिएबल में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में काम होता है और आंसर क्या निकल के आता है? एक स्ट्रेट लाइन। दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन divides a divides a 2D Cartesian plane, divides a 2D Cartesian plane into two equal two equal half two equal halves into two equal halves, each each equal half portion, each equal half portion is called a half plane, is called a हाफ प्लेन। समझ आया कुछ क्या लिखा अपन ने? आया समझ बेटा? देखो क्या कह रहा है कि जब अपन एक 2D प्लेन में एक 2D प्लेन में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेट अस से ये 2D प्लेन है। मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी इन टू वेरिएबल्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन है, अभी इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो सपोज करो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, खींच ऐसे नहीं खींच सकते अपन, निकालते थे ना सॉल्यूशन, एक्स कुछ रखा वाई कुछ रखा, ऐसे करके दो तीन पॉइंट से अपन ने खींच दी। तो अब ये जो लाइन खींची है बेटा, या ये लाइन जो बनी है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुई है, ये जो लाइन है इस 2D प्लेन को दो बराबर के हिस्सों में तोड़ रही है। चेक करो, एक हिस्सा है इसके इधर वाला, एक हिस्सा है इसके इधर वाला। तो हर एक पोर्शन को मैं अगर सपोज करो नाम देना चाहूं, तो मैंने इसको नाम दे दिया सपोज करो पोर्शन वन, और इसको मैंने नाम दे दिया पोर्शन टू। क्या नाम दे दिया? पोर्शन टू। तो हर एक पोर्शन क्या कहलाता है? हाफ प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? इधर वाला भी एक हाफ प्लेन है, उधर वाला भी हाफ प्लेन। क्योंकि हाफ प्लेन क्या होता है? प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हाफ प्लेन कौन करता है ऐसा काम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ये काम कर सकती है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इनके कुछ अजीबोगरीब नाम भी दे देते हैं, जैसे कि अभी ये जो लाइन हमने खींची है, तो ये लाइन जैसे खींच रही है तो लेफ्ट और राइट पार्ट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? लेफ्ट और राइट। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन? लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। और इसको क्या नाम दे सकते हैं? राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। अच्छा, कोई कैसा लेफ्ट और राइट बने ही ना, ऐसे बने तो, जैसे कि ऐसे बने तो मान लो ये तो 2D प्लेन है और लाइन मेरी ऐसे बन गई, सपोज करो ऐसे बन गई, ऐसे। तो ऊपर और नीचे बना तो क्या लिख सकते हो? अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन
और नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन। समझ आया? तो ऐसे अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम लग सकते हैं। और अगर नहीं समझ में ऐसा लाइन ही ऐसी बनी तो ना तो अपर लोअर हो रहा है ना लेफ्ट राइट हो रहा है, अजीब सी लाइन बन रही है, तो आप पोर्शन वन पोर्शन टू नाम दे दो, या हाफ प्लेन नंबर वन हाफ प्लेन नंबर टू नाम दे दो। ऐसा आप कुछ भी नाम उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हो। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर ये लाइन आपने खींची है, ये खींच गई, आर पार लाइन खींच गई, तो ये आधा आधा तो डिवाइड हुआ नहीं। कोई कहेगा सर अगर आप इसको एक प्लेन मानते हो, अगर आप इसको एक प्लेन मानते हो तो ज्यादा पोर्शन तो नीचे दिखाई दे रहा है और कम पोर्शन ऊपर दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में भी हो सकता है कंफ्यूजन आया हो जब मैंने हाफ प्लेन की बात करी, और सारे बच्चों के माइंड में आता है। तो बेटा प्लेन कभी भी सीमित थोड़ा ना होता है, प्लेन तो इनफाइनाइटली चलता है, इनफाइनाइटली। ये इस साइड इनफाइनाइटली चले जा रहा है, अनंत अनंत, अपन काउंट नहीं कर सकते, अपन उसको सीमा में नहीं बांध सकते, इस साइड वो इनफाइनाइटली चले जा रहा है। तो जब ये इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, क्या फर्क पड़ता है, लाइन को इधर से ना खींच के इधर से खींचा या इधर से ना खींच के, नाप तो सकते नहीं हो ना भैया, आधा है ये आधा है, नहीं नाप सकते ना। सपोज करो अब ये स्पेस है, अब ये स्पेस अनंत है, आप नाप सकते हो ऊपर कितना है नीचे कितना है दाएं कितना है, नहीं नाप सकते ना। तो मैंने जहां पर भी एक लाइन खींची वो मैं मान सकता हूँ ना, आधा ऊपर गया आधा नीचे गया, हाफ प्लेन ऊपर हाफ प्लेन नीचे। समझ आया? तो इसलिए इसका नाम हाफ प्लेन रखा गया। कई बच्चे तो ये कंफ्यूज रहते हैं, सर हाफ प्लेन तो तब रखो जब एक्चुअल एग्जैक्टली हाफ हो। तो एग्जैक्टली हाफ तू नापने जाएगा क्या? प्लेन को नाप सकता है कि कितना ऊपर कितना नीचे? ये तो हमने कुछ एक पॉइंट्स मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 10, 10 तक मार्क कर लिए हैं, तो अनंत 11 12 13 14 इनफाइनाइट तक है। नीचे भी नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड में भी नेगेटिव, लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड पॉजिटिव साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी है, राइट साइड है ना। तो इसको अपन बांध नहीं सकते, इसीलिए कहीं पर भी लाइन खींचो कहीं पर भी वो हाफ प्लेन ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा? हाफ प्लेन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर इन्फिनिटी को हम नाप नहीं सकते। क्या? इन्फिनिटी को अपन नाप नहीं सकते। अगर एक्चुअली ये यहां से खिंचता, सपोज करो ये लाइन अगर यहां से खिंचती, ये लाइन मान लो यहां से खिंच गई, तो आप तो आप कहते हैं कि हाँ ये हाफ प्लेन है, कहते हैं ना फिर तो। मान लो ये लाइन यहाँ बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर खिंचती तो आप कहते हैं ना हाफ प्लेन है, कहते हैं। और अभी कहाँ खिंच रही है? यहाँ खिंच रही है। ठीक है, तो देखो अनंत के अंदर, अनंत के अंदर छोटी मोटी जो क्वांटिटी होती है उसकी कोई वैल्यू होती है क्या? तो मुझे बताओ जब ये अनंत है तो उसमें इतनी से क्वांटिटी की क्या वैल्यू है? तो अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ ही मान के चले ना। ठीक है, समझ आया? सपोज करो मेरे पास, सपोज करो मेरे पास क्वांटिटी है 20 अरब, 20 अरब है मेरे पास क्वांटिटी। आप कहोगे हाफ होता है सर 10 अरब। मैंने कहा नहीं, 10 अरब 425, तो चार 10 अरब 425 को भी ऑलमोस्ट हाफ ही कहोगे ना, क्योंकि क्वांटिटी लार्ज है तो छोटी मोटी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, 425 4025। तो ऐसे मानो ये अनंत है, अनंत है तो आप यहां से हाफ मानोगे ना, तो आप यहां से भी हाफ ही मानोगे, इतनी सी की कोई वैल्यू ही नहीं है अनंत के सामने। अभी क्लियर हो गया कि हाफ प्लेन क्यों नाम दिया गया है इसको? क्लियर है? और नाम हम कैसे दे सकते हैं? अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, इस तरीके से नाम अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से दे देंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो बेटा, वेरी गुड। ये हाफ प्लेन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आगे लिखो इसके बारे में कुछ, आज ज्यादा जानकारी लिखते हैं। ये जो मैंने आपको चीज समझाई इसके बारे में करना है ना। हाफ प्लेन, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज जनरली represented by it is generally represented by names such as names such as, देखो उस आपके बुक में भी नाम दे रखे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन ना, इस तरीके को अपन भी ये नाम दे देते हैं। सच एज लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन कॉमा राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन लिखो आप, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फिर अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। क्या लिखा? अपर लेफ्ट हाफ प्लेन लिख दिया, फिर राइट हाफ प्लेन कॉमा अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ
plane, then lower half plane, lower half plane, or a combination, or a combination of any two, or three of them. क्या लिखा कि अगर फिर भी ना समझ में आए इनका क्या नाम रखा जाए, तो इन दोनों में से किसी दो या तीन का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी लाइन यूं खींचने में आ गई, तो ये राइट साइड है और अपर है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? अपर राइट हाफ प्लेन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं ना। और ये तो चीज क्लियर है कि जो इधर नाम रखा उसका अपोजिट नाम इधर रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका नाम अगर अपर राइट हाफ प्लेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लोअर लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ऐसे इनमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से इन चारों पांचों में से कॉम्बिनेशन बना के भी अपन नाम रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी सारी बातें? ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे आप इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में भी ले लो, मतलब ये दो एग्जाम्पल लिख लो, ये दोनों, कि अगर एग्जैक्टली ऐसे है तो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, तो आप समझ जाओगे। रफली बना दो, है ना। एक ऐसे और एक जैसे बुक में दिया हुआ है वो परफेक्ट है एग्जाम्पल समझने के लिए, इस टाइप। बुक तो आपकी मैंने बताया था ना, भगवत गीता है, तो आपको रेफर करना ही है हर जगह। ठीक है, क्या क्या नाम रख सकते हैं? फर्स्ट केस में तो हम नाम रख देंगे सिंपली लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। इस केस में तो हम क्या नाम रख देंगे इसका? लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ, लेफ्ट हाफ प्लेन एंड ये राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। और इस केस में हम कैसे नाम रख देंगे? अपर लोअर में नाम रख देते हैं अपन, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि हाफ प्लेन नाम क्यों रखा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नाम रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि नाम ये समझ में आना चाहिए कि इसको हाफ प्लेन क्यों कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझते ही ना काफी सारी चीजें समझ में आने लग जाती है जब अभी अपन सॉल्यूशंस निकालें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब अपन एक्चुअली चल रहे हैं कि कैसे अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके, तो नीचे एल्गोरिथम लिखो, नीचे लिखो एल्गोरिथम ऑफ रिप्रेजेंटिंग। एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस ऑफ स्टेप, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है ना। एल्गोरिथम ऑफ एल्गोरिथम ऑफ रिप्रेजेंटिंग, representing a linear inequality in two variables, representing representing a linear inequality in two variables graphically। लीनियर इनइक्वालिटी, अभी एक की बात करेंगे अपन, है ना। इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। ठीक है, अब एल्गोरिथम अगर मैं हमको सीधे सीधे स्टेप्स बता दूं, ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो थोड़े से कम अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल। अब वो का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
और फिर उसमें से स्टेप्स बना बना के देखेंगे। ओके, तो लेट अस से आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यही ले लेते हैं, 3x + 2y ग्रेटर देन, सॉल्व दिस ग्राफिकल, है ना, एग्जाम्पल नंबर 3x + 2y ग्रेटर देन 6, है ना। चलिए, तो आप एक ग्राफ शीट लाओ बेटा, ग्राफ शीट बोला था ना लानी है। चलो, तो आप रफली एक ग्राफ शीट बनाओ। इस एल्गोरिथम वाले शीट को तो खाली छोड़ो, इस पे तो मैं स्टेप्स लिखूंगा क्या क्या करना है। आप दूसरी जगह पे एक ग्राफ शीट बनाओ। लेट अस से ये ग्राफ शीट है हमारे पास, है ना। पहले मैं रफली बता देता हूँ क्या क्या हम काम करें। ठीक है, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, 3x + 2y ग्रेटर देन 6, 3x + 2y ग्रेटर देन 6। हो सकता है कुछ एल्गोरिथम के स्टेप्स आपके बुक में अलग हो, और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा करना क्या एक्चुअली, हमारा मुद्दा क्या है, करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले तो आप इस लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन मान लो। क्या कहा मैंने, इस लीनियर इनइक्वालिटी को क्या मान लो, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स 3x + 2y, पहले रफली समझ जाते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2y = 6, यही तो होती है लीनियर इक्वेशन, जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है, एलएचएस होती है, आरएचएस होती है। और लीनियर इक्वेशन मानते हुए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो हम क्लास 9-10 में करते हुए आ रहे हैं। एक्स की कुछ वैल्यूज लो, वाई की कुछ वैल्यूज लो, इस तरीके से समझ में आई ना। तो देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ, अब आप क्लास 11th में हो तो ये छोटी मोटी बात है आपके लिए। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ तो 2y = 6, तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, बताओ हो जाएगी। और दूसरा, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, तो 2 पॉइंट तो यहीं से आ गए, x की वैल्यू 0 लो और y की वैल्यू 0 लो। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो 3x = 6, तो x की वैल्यू बताओ। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा। 3x = 6, तो x की वैल्यू, हम्म, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, 2y। हाँ, थोड़ा दिवाली इफेक्ट है अभी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब वापस जोन में आना पड़ेगा वापस, है ना, दिवाली ओवर। ओके, जब मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो 2y = 0, सो 3x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 2। ओके, तो x की वैल्यू 2। तो 2 पॉइंट्स हमको यहीं से मिल गया, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 लेने से। और वैसे तो 2 पॉइंट ही सफिशियंट होते हैं, पर चलो तीसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं ना। तो बताओ क्या ले, अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 2 ले लो, तो एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो 6, नहीं एक्स की वैल्यू 2 नहीं रह सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 काउंट हो चुकी है, देखो यहाँ पे, है ना। एक्स की वैल्यू 4 ले लो, 4, एक्स की वैल्यू 4 ले लो, फिर बताओ क्या होगा। 4 3 = 12, 12 उधर जाएगा तो 6 - 12, 6 - 12 क्या होता है, -6, -6/2 क्या होता है, -3, तो y की वैल्यू -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या सॉल्यूशंस निकले, देखो पहला सॉल्यूशन तो निकला x0 y3 यानी 0,3। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन निकला, बताओ क्या, x2 y0 यानी 2,0, एंड तीसरा सॉल्यूशन निकला x4 y3 यानी 4,-3, सॉरी 4,-3। तो इन तीनों को अपन ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। 0,3 कहाँ प्लॉट होगा, 0,3 यहाँ पे, एंड देन 2,0 कहाँ प्लॉट होगा, 2,0, 2,0, 2,0 यहाँ पे, और 4,-3 कहाँ होगा, 4,-3 यहाँ पे, नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। अब इनको मिलाते एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं मैं। ओके फाइन, देखो कैसे, यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसी थी कुछ, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 4,0 से या 3,0 से, 3,0 से था, 4,-2 था, 4,-3 था। ओके, थोड़ा सा इधर होगा फिर ये, अभी ठीक है, करीब करीब। ओके, ये देखो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना इसमें, 1 2। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई बेटा। अब सुनना ध्यान से, सर ये तो आपने क्लास 10th का काम करवा दिया, आपने क्या करा, आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करवा दिया, और इक्वालिटी को चेंज करने के बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारी चुटकियों का खेल है, हम कई बार से। और देखो, अब जैसे आप क्लास 11th में आगे भी आप स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में जाओगे तो उसमें आप देखोगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बहुत तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा कैमियो दे देता हूँ जल्दी से, कैसे अपन लाइन ड्रॉ कर पाते हैं जल्दी से। अपन क्या करेंगे, इस ऐसी कोई भी इक्वेशन गिवन हो ना, तो आरएचएस को 1 बनाओ। आरएचएस को 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 3x को 6 से डिवाइड कराएंगे ना, तो पता है क्या आएगा, 3x को 6 से डिवाइड करेंगे x/2,
आएगा। और 2y को 6 से डिवाइड करेंगे पता है क्या आएगा, y/3। और 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे पता है क्या आएगा, 1। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आप क्लास चैप्टर नंबर 10 में और डिटेल में सीखेंगे, पूरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का ना। तो जब आरएचएस में 1 हो ना बेटा, तो जो x के नीचे दिखाई दे रहा है ना, वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। देखो 2 आ रहा है, और जो y के नीचे है ना, वो होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है, और y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है। तो आप सीधे सीधे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल कर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये 2-3 सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसमें आरएचएस में 1 दिखाई, फिर x के नीचे जो आ रहा है वो x पे कट लगाओ, y के नीचे जो आ रहा है y। बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे। चलो एनीवेज, कैसे भी करके आप कुल मिला के इक्वेशन, ये लाइन तो ड्रॉ कर ही लोगे, कर लोगे, ये लाइन ड्रॉ तो कर ही लोगे। अब क्या करें सर, हमारा क्वेश्चन तो ये था, हमारा क्वेश्चन तो ये था। अब सुनना, ये जब लाइन खींची, अभी अभी आपने हाफ प्लेन का कॉन्सेप्ट सीखा। मैं ये एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दूं बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दूं, या चलो एक डिलीट कर देते हैं और पॉइंट्स वापस मार्क कर देते हैं। एक तो क्या निकला था, ये वाला पॉइंट, एक ये। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अपना काम तो था स्ट्रेट लाइन बनाना। अच्छा, इक्वेशन क्या थी वो भी डिलीट हो गई, बताना। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक। अब सुनो, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y = 6। और हमको प्लॉट करना है सर इनइक्वालिटी। तो अभी अभी हमने सीखा कि एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड है हाफ प्लेन। तो अभी ये वाला हाफ प्लेन और ये वाला हाफ प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, इनफाइनाइट जा रहा है ये वाला हाफ प्लेन भी, ये वाला हाफ प्लेन भी इनफाइनाइट जा रहा है। अब सुनना, इक्वेशन का आंसर तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, इक्वेशन का आंसर तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। जैसे ये इक्वेशन है, तो इसका आंसर, आंसर मतलब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या निकल गया, स्ट्रेट लाइन निकल गया। इनइक्वालिटी का आंसर एक हाफ प्लेन निकल के आता है। क्या कहा मैंने, एक हाफ प्लेन निकल के आता है। कौन सा हाफ प्लेन, जो दो हाफ प्लेन बन रहे हैं, या तो इधर वाला या इधर वाला, या ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि बनेंगे तो दो ही एक ही बार में, एक लीनियर इनइक्वालिटी से दो ही बनेंगे, तो या तो इधर वाला आंसर होगा इधर वाला। तो अब सर अगर ये इक्वेशन होती तो आंसर के रूप में ये स्ट्रेट लाइन हो जाती, बट ये तो इनइक्वालिटी है, तो आंसर के रूप में कोई ना कोई हाफ प्लेन निकलेगा, कोई ना कोई हाफ प्लेन, या तो इधर वाला या इधर वाला। अब सर इधर वाला है या इधर वाला है, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं, इसका डिसीजन लेते हैं एक या दो पॉइंट को इसमें पुट करने से। कैसे, आप इस हाफ प्लेन के इधर का कोई एक पॉइंट उठाओ, और इस हाफ प्लेन के इधर का कोई एक पॉइंट उठाओ उठाओ इस हाफ प्लेन के इधर का कोई सा भी पॉइंट बोलो जो आपके मन में आ रहा है। पॉइंट का मतलब टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसके, कोई सा भी एक पॉइंट बताओ। बहुत सारे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपके यहाँ पे, कोई सा भी एक पॉइंट बता दो, इधर से इधर से इधर से इधर से, बोलो एनी पॉइंट। 7,6, 7,6, ये रहा 7,6। आपने ये पॉइंट उठाया, जैसे सपोज करो ये ए पॉइंट 7,6, और एक पॉइंट यहाँ से भी उठाओ -9,6। अच्छा, एक और हिंट ले लो, वैसे क्वेश्चन में अप्लाई हो ही जाएगा। जब भी अपन एक पॉइंट उठाते हैं ना इधर से या इधर से, तो अगर कहीं भी ओरिजिन फॉल हो रहा है तो उसी को उठाते हैं, क्योंकि 0,0 पुट करना आसान होता है। अभी -9, वो भी पुट कर सकते हो, चलो आपके लिए मैं वो वाला पॉइंट पुट अप कर देता हूँ, लेकिन 0,0 उठाएंगे अगर वो कहीं फॉल हो रहा है तो। बाय द वे फॉल ही नहीं हो रहा, तो जैसे सपोज करो लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर से ही आ गई, तो इस हाफ प्लेन पे भी नहीं फॉल हो रहा है, इस पे भी नहीं हो रहा, तो वो तो हमारी चलो एक मजबूरी हो गई, फिर आपको कोई और पॉइंट ही उठाना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस पॉइंट को भी उठाया जा सकता है ना, क्योंकि ये भी इस हाफ प्लेन में फॉल हो रहा है। ठीक है, आपने क्या बताया था, -9,3, दैट मीन्स ये वाला बी इज -9,3। ओके, ठीक है। आप एक काम करो, इस इनइक्वालिटी में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं करेगा, और ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही हाफ प्लेन आंसर है, या तो ये वाला हाफ प्लेन आंसर है या फिर ये वाला हाफ प्लेन आंसर है। अगर ये हाफ प्लेन आंसर है तो ये नहीं है, और ये हाफ प्लेन आंसर है तो ये नहीं है। क्योंकि देखो, दो क्वांटिटी में जब कंपैरिजन होगा तो या तो ये इससे बड़ी है या इससे छोटी है, तीसरी तो कोई चीज नहीं होती ना। अब इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने दो इनइक्वलिटी और पैदा कर दी। लेकिन जनरली तो तीन ही बातें होती थी, या तो चीज बराबर होती थी, या चीज बड़ी होती थी, या चीज छोटी होती थी। मैथ्स में चौथी चीज नहीं होती थी कभी भी। तो दैट मीन्स अगर ये वाला आंसर है तो ये नहीं है, और दैट मीन्स ये अगर ये वाला आंसर है तो ये नहीं, दोनों में से एक ही सेटिस्फाई होगा।
तो कोई सा भी पहले सेटिस्फाई कराओ। लेट अस से कि मैं ये वाला सेटिस्फाई कराता हूँ, तो x की जगह -9 रखेंगे, 3 इंटू -9 कितना होता है -27 प्लस, और y की जगह 3 रखेंगे 6 ग्रेटर देन 6। तो बताओ -27 प्लस 6 कितने होता है बच्चों, -21। क्या -21 6 से बड़ा होता है? -21 ग्रेटर देन 6 आ गया, क्या ये बड़ा होता है? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ये पॉइंट रखने से। दैट मीन्स इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये वाला हाफ प्लेन इसका आंसर नहीं है। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा, कोई भी नहीं करेगा पॉइंट सेटिस्फाई। एक ने नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। इवन ओरिजिन भी उठा के देख लो, ओरिजिन भी उठा के देख लो, ओरिजिन भी इसी हाफ प्लेन में फॉलो हो रहा है ना। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू है क्या ये, फॉल्स है। तो अब उधर का उठाओ जरा, -7,6, तो कहाँ करूं मैं, यहाँ कर देता हूँ चलो, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। तो 7 रखो, 3 7 जा 21, और 6 रखो, 6 2 जा 12 ग्रेटर देन 6, 21 प्लस 12 इज 33 ग्रेटर देन 6 होता है ना बेटा। ट्रू हो गया, ये हो गया। क्या ये ट्रू हुआ था? ये तो फॉल्स हुआ था सर, ये फॉल्स हुआ था। दैट मीन्स इट इज नॉट द करेक्ट हाफ प्लेन। ये मेरा करेक्ट हाफ प्लेन वाला सोल्यूशन नहीं है, ये मेरा हाफ प्लेन वाला सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, किसने कहा सर एक ही पॉइंट सेटिस्फाई, आप दूसरा रखो, देखें नहीं होगा, करके देख ले। ये लो, ये वाला उठाओ ना, इजी उठाओ, ऐसा पॉइंट उठाओ जिसमें एक ना एक जीरो मिल जाए। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5,0, क्योंकि आपको तो सॉल्व करना है जल्दी, स्पीडली सॉल्व करना है, सेव करना है टाइम को। तो आप अगर जीरो उठाओगे तो आपको फायदा है ना। तो 5,0 पुटअप करते हैं चलो इसमें, 5,0, तो 3 5 जा 15, और 2 इंटू 0 यानी 0 ग्रेटर देन 6, 15 ग्रेटर देन 6, अगेन ट्रू हो गया। बताओ, तो कोई भी उठाओगे बेटा, कोई भी, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, कोई कैसे इस लाइन के ऊपर से उठा लूं, तो इस लाइन के ऊपर उठाएगा ना, तो बेटा फिर वो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन कहां से बनी है, इस वाली इक्वेशन से बनी है। समझ आया? अगर पॉइंट के ऊपर से उठाओगे तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, पॉइंट इस लाइन के इर्द या फिर गिर्द से उठाओगे, लेफ्ट या राइट से उठाओगे, तो या फिर या तो स्टेटमेंट ट्रू बनेगा, या तो ग्रेटर देन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर वो लेस देन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज करो यहाँ लेस देन होता, तो फिर ये सारे दोनों ट्रू हो जाते हैं और इधर वाले फॉल्स हो जाते हैं, क्योंकि -21 6 से छोटा है, और 0,0 रखोगे तो 0 भी 6 से छोटा है। तो समझ रहे हो, ग्रेटर देन का जैसे लेस देन होगा तो हाफ प्लेन रिवर्स हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, या फिर लेस देन का ग्रेटर देन होगा तो भी हाफ प्लेन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि जब ग्रेटर देन है ना, तब राइट साइड का आंसर आता है, और लेस देन है ना तो लेफ्ट साइड का आंसर। लेकिन ये जनरली होता है, आप इसको फिक्स मत मान लेना कि हाँ ऐसा ही होगा। आपका तो काम एक ही है, पॉइंट रख के सेटिस्फाई करा के देखना। ठीक है। और अगर सपोज करो लाइन ऐसे है, तो अपर साइड ग्रेटर देन का आंसर होता है और लोअर साइड लेस देन का आंसर होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये अगेन जनरली है। आपका काम क्या है, प्रूव करके देखना, एक पॉइंट कोई भी उठा के, एक पॉइंट कोई भी उठा के। ये सारी बात क्लियर है क्या बेटा? बस आपका काम हो चुका है, यही काम आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में करना है। अभी अपन एल्गोरिथम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, जो काम मैंने अभी करके बताया, एक एग्जाम्पल था जिसको करके। तो फिर आंसर कैसे प्लॉट करेंगे, आपको पेंसिल को थोड़ा टेढ़ा करके, आपका क्या आंसर आया था, ये वाला हाफ प्लेन आंसर आया था, ये वाला हाफ प्लेन आंसर आया था ना, तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे शेड करना पड़ेगा, इस वाले हाफ प्लेन को थोड़ा थोड़ा शेड करना पड़ेगा, इस वाले। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, लाइन के राइट साइड के पॉइंट्स ही काउंट होंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी काउंट होंगे। तो सर कैसे डिनोट कराएंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लाइन पूरी की पूरी खींच दो ऐसे और शेड कर दो, तो फिर वो शेडेड पोर्शन में लाइन भी आ गई। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर इस लाइन को डॉटेड फॉर्म में खींचना पड़ेगा, और डॉटेड फॉर्म में खींच के जब मैं शेड करूंगा तो ये अंडरस्टूड माना जाएगा कि लाइन काउंटेड नहीं है, लाइन के राइट साइड वाला पोर्शन ही काउंटेड है। इज दिस क्लियर? तो आप पहले ही चेक कर लो ग्रेटर देन है कि ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। इन केस ग्रेटर देन ही है तो आप जब लाइन खींच रहे थे ना उसी टाइम डॉटेड खींच दो, है ना, फिर क्योंकि बाद में मिटाना पड़ेगा नहीं तो। और इन केस ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप उसी टाइम सीधी बिल्कुल विथआउट डॉटेड लाइन, कंप्लीट लाइन, परफेक्ट लाइन खींच दो। समझ आया? समझ आया सारी चीज? ओके, अब इसका सॉल्यूशन बुक में देखते हैं उन्होंने क्या करा है। ऐसे ही करा होगा कुछ, अगर देखो ऐसे ही किया, एक लाइन खींची, उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने,
अब ये लाइन तो उन्होंने अलग अलग पॉइंट से खींची होगी, हमने तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और एक इधर पॉइंट आता था उसकी मदद से खींची थी। आप कोई से भी 3 पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। इस चीज को उन्होंने फोकस ही नहीं किया कि कौन से 3 पॉइंट लिए, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि 10th 9th में अपन सीख चुके हैं। मेन फोकस क्या है, आगे क्या करना है। तो आगे देखो, सबसे पहले तो लाइन डॉटेड बनाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन था, और उसके बाद फिर एक पॉइंट रख के देखा होगा कहीं ना कहीं, और वो पॉइंट इधर वाला सेटिस्फाई करा होगा, इधर वाला नहीं करा होगा, तो फिर इधर वाले पोर्शन को उन्होंने शेड, ठीक है। और फिर जैसे कुछ भी नाम रख दिया, इसका नाम तो रख दिया इन्होंने सेकंड पार्ट, पोर्शन नंबर 2, और इधर कहीं लिखा हुआ होगा पोर्शन नंबर 1, है ना। तो हम फिर कैसे आंसर देंगे, पोर्शन नंबर 2 इज द, ओके। अभी तो पोर्शन नंबर 2 इज द सॉल्यूशन कहा मैंने। अगर अपन ने कुछ और नाम रखा है, जैसे कि अपन ने इसका नाम रखा है राइट हाफ प्लेन, क्या रखा है इसका नाम, इन केस अपन ने राइट हाफ प्लेन इसका आंसर रखा है, तो मैं क्या कह दूंगा, राइट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी सॉल्यूशन की बात नहीं हुई, पता है क्यों, क्योंकि ये सर कितना बड़ा है पता नहीं है ना, अनंत है, तो सॉल्यूशन की बात पता है कब होगी, जब एक और लीनियर इनइक्वालिटी होगी 6.3 के अंदर। जैसे सपोज करो एक लाइन और मिल गई मुझे, मान लो एक लाइन और मिल गई ऐसे, और इसके इधर वाला आंसर है, इसके इधर वाला आंसर है, तो इनका एक कॉमन आंसर मिल गया ऐसे करके। तो वो काम होगा थर्ड एक्सरसाइज में, उसमें अपने को परफेक्ट एक आंसर निकल के आएगा, जिसको अपन कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अभी तो क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट जरूर हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट जरूर हुआ है, लेकिन आंसर के रूप में नहीं, क्योंकि सर ये एरिया तो अनंत है, तो ये केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या लिखेंगे हम, राइट हाफ प्लेन या पोर्शन नंबर 2 इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वालिटी। इज दिस क्लियर। अब ये जो भी चीज काम हमने किया, इसको अपन एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप करके लिख लेते हैं हमारी लैंग्वेज में, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करो तो आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो आप बताओ, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 क्या लिखना चाहिए अपने, बोलो। सपोज करो यही क्वेश्चन आ गया कि एल्गोरिदम बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं 11th 12th में, जो हम सोच के नहीं जाते ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस से क्वेश्चन आ गया, सर ने तो जनरली बता दिया था, अब इसको लिखूं कैसे, तो अपने को सोच सोच के लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया वो सबसे पहले लिखो, दूसरे नंबर पे अपने क्या किया फिर वो लिखो, ऐसे स्टेप्स बना के लिखो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन मान लिया, और उस हिसाब से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मींस एक स्ट्रेट लाइन बना दी, लिख दूं इसको मैं, ठीक है। तो step number 1 is convert the given convert the given linear inequality in two variables. Convert the given linear inequality in, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मतलब कोई स्पेलिंग वगैरह ना, इन टू वेरिएबल्स, इनटू इनटू जो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो, लीनियर इक्वेशंस in two variables, ठीक है। और आगे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं टेम्परेरीली, या फिर ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, ऑन ए टेम्पर, मतलब उसको परमानेंट मत मान लेना कि क्वेश्चन है, उसको अपने टेम्परेरी बेसिस पे कन्वर्ट किया ताकि एक लाइन खींच पाए अपन, है ना, ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। हमारा क्वेश्चन तो अभी भी वही इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। दैट इज, इसका कहने का मतलब ये हो गया, दैट इज आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, नॉट इक्वल टू, नॉट, अच्छा सी भी लगाओ, प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इसको कन्वर्ट किस में कर दो आप, कन्वर्ट किस में कर दो आप इसको, इनटू इनटू इसको कन्वर्ट कर दो आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दो, समझ आया। अभी नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर 3 4 साइन आ सकते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वो साइन होंगे, उसको आप इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दो टेम्पररी बेसिस पे, कि चल तू तेरे को ऐसे मान लेते हैं, है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करें, उसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, क्या कर दो इसको ग्राफिकली। अभी आपके पास इस फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा एक क्वेश्चन के अंदर गिवन, आप उसको इस फॉर्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो टेम्पररी बेसिस पे,
हाल फिलहाल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर स्टेप होगा, अब इसको रिप्रेजेंट कर दो जो आपने कन्वर्ट किया है ना, रिप्रेजेंट the linear the converted linear inequality, represent the converted linear inequality। अब कल से ये एल्गोरिथम बना लिया, एग्जांपल कर लिया, कल से अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं ना। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represent the converted linear equation in two variables, that is कन्वर्ट होने के बाद वो कैसे दिखाई दे रही है, ऐसी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली in a 2D, graphically in a 2D xy प्लेन। xy प्लेन ही तो होता है, कार्टेशियन प्लेन कह दो, xy प्लेन कर दो, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इन द फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, आपका आधे से ज्यादा, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आधा टाइम तो इसी चीज में लगेगा कि इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट, सॉल्यूशंस निकालने वगैरह में, लेकिन उसको अपन लिख नहीं रहे। हालांकि क्वेश्चन का आधा पार्ट तो वही है जो क्लास 10th में करते थे, सॉल्यूशंस निकालना, 2-3 सॉल्यूशंस निकालना, लेकिन उसको अपन लिख नहीं रहे क्योंकि उसमें होता क्या है वो अपन क्लास 10th में सीख चुके हैं। इसमें सिंपली लिख दिया कि रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे, क्लास 10th से सीख के आओ कैसे करोगे, ओके ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इतना काम हो गया। नाउ अब क्या किया था उसके बाद, अनुष्का बताओ, थर्ड नंबर स्टेप पे हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन बनने के बाद क्या किया था, 2 पॉइंट। तो अच्छा, एक और चीज, 2 पॉइंट लेने की भी जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात, एक ही पॉइंट ले लिया करो। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वही हाफ प्लेन आंसर है, वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो बचा हुआ हाफ प्लेन आंसर है, क्योंकि तीसरा तो कोई हाफ प्लेन होता ही नहीं, हाफ मतलब 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं ना। तो हमेशा वो वाला पॉइंट ले लो जिसमें 0,0 फॉलो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो फॉलो होगा, या तो इधर या इधर, हमेशा 0,0 ले लो, हमेशा, बस एक ही केस में नहीं ले सकते अगर 0,0 से पास हो रही है, हमेशा 0,0 से चेक करो। अगर 0,0 वाला पोर्शन सेटिस्फाई करता है तो दैट मीन्स वही वाला पोर्शन मेरा आंसर है, नहीं करता है तो उसके अपोजिट वाला आंसर। 2 भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो मैं लिखूंगा जैसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 2 हाफ प्लेन्स बन गए, ठीक है। नाउ अभी तक तो कोई आया नहीं, बैठो, हम तो दिवाली मन रही है शायद। नाउ द रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन, the represented straight line, the represented straight line has divided the xy plane, the 2D xy plane, the 2D xy plane into 2 half planes, into 2 half planes में डिवाइड हो चुका है वो, ओके, into 2 half planes, one of them which is the required graphical representation of the given linear inequality into variable, if the given linear inequality। देखो, समझाने के लिए हमको बड़े बड़े स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं ना। अब मैं पहले अगर एल्गोरिथम लिखवा देता तो पहले ही अपन डिप्रेशन में आ जाते, सर क्या करना है, ये क्या क्या चीजें करना है इतनी सारी, लेकिन अपन ने पहले सीख लिया, तो अब अपने को ये सब अपन लिख रहे हैं
क्योंकि फॉर्मेलिटी है, या फिर इन केस क्वेश्चन आ जाएगी एल्गोरिथम बताओ, तो अपन बता तो पाए, एटलीस्ट किसी को समझा तो पाए, है ना। बट है कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी सा काम था जो अपन ने अभी एग्जाम्पल में देखा। रिक्वायर्ड ग्राफिकल ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। क्या लिखा अपन ने इस स्टेप में, पढ़ो, अपने को समझ में भी आना चाहिए ना, केवल लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि जो रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन है उसने 2D XY प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड किया है, उनमें से कोई एक मेरा रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का। कोई भी एक होगा और कोई भी दूसरा नहीं होगा, मतलब एक एरिया ट्रू में जाएगा, एक एरिया फॉल्स में जाएगा, ये चीज कंफर्म। अब उनमें से कौन सा होगा ये पता करने के लिए पॉइंट को रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा कि अब उनमें से कौन सा होगा ये पता लगा। 1 सेकेंड, ओके ठीक है, यहां तक लिख लिया ना हमने। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप विल बी, क्या कहा मैंने कि अब पता लगाना है दोनों में से कौन सा है ना। नाउ टू फाइंड या टू डिटरमाइन विच हाफ प्लेन, to determine which half plane is the required graphical representation, which half plane is the required graphical required। अपने को भी आज नया टॉपिक शुरू करना है क्या, हो गई थी पिछली एक्सरसाइज पूरी। द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we take any point, ठीक है, कहां से, किसी भी साइड से ना, ऑन फ्रॉम, वी टेक एनी पॉइंट फ्रॉम एनी हाफ प्लेन, फ्रॉम एनी हाफ प्लेन। अच्छा ब्रैकेट में लिख लो, प्रेफरेबली अपन ओरिजिन को ले लेते हैं, प्रेफरेबली अगर पॉसिबल होता है तो, ना, प्रेफरेबली एन इजी पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं, प्रेफरेबली। एनी तो लिख दिया, लेकिन प्रेफर किसको करोगे ना, जो हमको आसानी से सॉल्व करके दे, प्रेफरेबली ओरिजिन और एनी इजी पॉइंट, ओरिजिन पॉसिबल हो तो वो, नहीं तो कोई भी और इजी पॉइंट, जैसे 1,0, 3,0, 0,5, एक जीरो शामिल होगा तो हमारे लिए काम आसान हो। ठीक है, एंड फिर लेकर क्या करेंगे, एंड पुट इट इन the given linear inequality, put it in the given linear inequality। अब ये टू वेरिएबल में बार बार नहीं लिख रहा हूँ चीज को, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी अभी टू वेरिएबल में ही चल रही है दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में, द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, उसमें पुट करके क्या करेंगे, टू चेक whether the point satisfies the given linear inequality। ऐसे भी लिख सकते हो कि वो उसको सेटिस्फाई करे, ऐसे भी लिख सकते हो कि वो उस स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको ट्रू बनाता है या फॉल्स बनाता है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सेटिस्फाई वर्ड की जगह अपन वो लिखते हैं ट्रू फॉल्स वाले। टू चेक वेदर द पॉइंट makes the given mathematical statement true or false, mathematical statement true
और फॉल्स। ठीक है, अब अगर ट्रू है तो वही वाला पॉइंट आंसर है, और अगर फॉल्स है तो फिर उसका अपोजिट आंसर। तो यहां से दो पार्ट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन केस द स्टेटमेंट इज ट्रू, इन केस द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, यानी कि वो सेटिस्फाई हो गया। स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू मतलब सेटिस्फाई हो गया। इन केस द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, becomes true, in case the statement becomes true, the half plane in which the point lies, in which the point lies, in which the point lies is the required graphical representation, is the required graphical representation. रिप्रेजेंटेशन, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो वो पॉइंट जिस भी प्लेन में, हाफ प्लेन में लाया कर रहा है, वो हाफ प्लेन ही मेरा रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड पॉइंट, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो इन केस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन केस द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, बिकम्स बिकम्स फॉल्स, तो फिर क्या, तो जो अपोजिट हाफ प्लेन है वो मेरा आंसर है ना। इन केस द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, द द अपोजिट हाफ प्लेन, अपोजिट समझ जाओगे ना वर्ड, मतलब अगर लेफ्ट वाला है तो अपोजिट राइट, अपर है तो लोअर, अगर अपर राइट है तो लोअर लेफ्ट, इस तरीके से अपोजिट, द अपोजिट। और हाफ प्लेन एक बार में दो ही होते हैं, एक लाइन दो ही हाफ प्लेन बनाएगी, तीसरा चौथा तो बनाएगी नहीं, है ना। ठीक है ना, द अपोजिट हाफ प्लेन, द अपोजिट हाफ प्लेन in which the point does not lie, in which the point does not lie, वो हाफ प्लेन जिसमें वो पॉइंट लाई नहीं करता है, in which the point does not lie is the required graphical representation, is the required graphical representation. Representation, ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब वैसे तो एल्गोरिथम खत्म हो गया, एक नोट डाल के वो बात लिख देते हैं कि अगर इक्वालिटी का साइन है तो पूरी लाइन खींचनी है, और अगर नहीं है तो डॉटेड लाइन खींचनी है ना। तो नोट डाल के लिखो, एल्गोरिथम के नीचे नोट डाल के लिख लो। ठीक है, इन केस द लीनियर इनइक्वालिटी, द लीनियर, नोट में 1 2 डाल के लिखो, एक काम करो, क्योंकि दो पॉइंट, दो केस बनेंगे, अगर इक्वालिटी है तो ये, नहीं है तो दूसरी, है ना। तो मैं नंबर 1 डाल के लिखता हूं, इन केस द लीनियर इनइक्वालिटी, the linear inequality the linear inequality तनिष्क अपन वहां पे करेंगे, तो आप ऑफिस का कंप्यूटर वगैरह चलाओ चल के, अपन वहीं करेंगे। इन केस द लीनियर, आजकल पावर स्विच से होता है, मतलब यूपीएस के बाद पावर स्विच भी दबाना है ना। इन केस द लीनियर इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म, is of the form, in case the linear inequality is of the form, कौन सी फॉर्म का, ax प्लस by प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर दूसरी कौन सी, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कुल मिला के इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, है ना, सी लेस देन इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म का है तो क्या करना है,
और ax plus by plus c less than equal to 0। ठीक है, इस फॉर्म का है। देन इन केस द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म दिस और दिस, देन द पॉइंट्स lying on the line, the points lying on the line, lying on the line are also included in the, are also included in the required graphical representation। उस पर लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी शामिल है ना। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ठीक है। एंड उस केस में क्या होता है, लाइन को फुल लाइन बनाते हैं ना। एंड ऐसे लिखो, हैंग हो गया, फिर से आप लिखो, एंड द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फुल लाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फुल स्ट्रेट लाइन। सर बाय ए के बाद में क्या है? एक मिनट, अब आवाज निकली थी कितनी देर में? सर जब से निकल रही थी। डार्क लाइन देखो, इन्होंने क्या दिया, ड्रॉ अ डार्क लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, इन द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द लाइन and the straight line is represented in the form of a full dark straight line, full dark straight line। अब इसका पॉइंट नंबर, नोट नंबर 2 आप अपने आप बना सकते हो ना, इसी का ही तो अपोजिट है, बनाने की कोशिश करो। सेकंड नंबर पॉइंट नोट क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, इफ द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द, बची हुई दो फॉर्म्स ले लो जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। क्या लिखा अपन ने ऊपर, इफ द, इन केस द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म, तो फॉर्म लिखो पहले तो, इन केस द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म is of the form ax plus by plus c greater than 0। ठीक है, और दूसरा कौन सा, लेस देन 0, और ax plus by plus c लेस देन 0। और शिवम कब तक चलेगा तेरे ये नाटक? सर नाटक है सर, मेरी तो ऐसे सर्दियों में तबीयत खराब रहती है, ऑफलाइन करना, वो ऑफलाइन लेट करना पड़वाएगा। तो फिर स्कूल भी मत जाना, फिर एक काम करना, कुछ एक महीने आराम से तबीयत को सही कर ले। सर मेरे एलर्जी रहती है परमानेंटली सर्दी के कारण। एलर्जी का इलाज कराओ बेटा, ये सॉल्यूशन नहीं है कि ट्यूशन नहीं आ रहे, एलर्जी है, ये है, वो है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया मैंने, तो काफी कुछ कर लिया, बाहर जाता हूँ तो तुरंत मेरी तबीयत खराब हो जाती, पूरी सर्दी खराब ही रहेगी। इन केस द लीनियर इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म दिस, देन हमको क्या करना है, देन, हाँ बताओ क्या करेंगे अनुष्का? यस, दे आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। देन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड, line on the line are not included in the required graphical representation, in the required
graphical representation, and the straight line is represented in the form of, and the straight line is represented कुल मिला के बात इतनी है शिवम, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो बेटा। अपन ने साइंस मैथ्स अगर सब्जेक्ट लिया है तो आपको पता है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता ही है ना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो। अब जो सिचुएशंस हैं वो तो है ही सही, बट अगर अपन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर बात बिगड़ती चली जाएगी, है ना। स्ट्रेट लाइन वैसे बिगड़ी हुई है काफी, लेकिन अब और ज्यादा बिगड़ जाएगी। रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड, और डार्क नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। देखो आपकी बुक में क्या कहता है वो, ब्रोकन और डॉटेड लाइन। तो उसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी तो हमारे लिए है ही भागवत गीता, है ना, उसकी बात को तो अपने को समझ। इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड और ब्रोकन डार्क लाइन, ओ सॉरी स्ट्रेट लाइन। डार्क लाइन तो उसमें है ना, डॉटेड और ब्रोकन स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज इट। हो गया हमारा एल्गोरिथम खत्म, ठीक है। देखो इस एल्गोरिथम में कोई भी चीज हमने ऐसे नहीं लिखी जो हमको समझ में नहीं आ रही हो, ओके ना। बिल्कुल अपन ने क्या करा है, इजी लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करिए, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करिए। अच्छा एक चीज और, बच्चे इससे कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हो, बट वो तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, वो तो सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने, लेकिन अगर वो सॉल्व करने के लिए कहे तो यही सॉल्यूशन है, यही हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं, मैं इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं मानता हूँ क्योंकि ये तो अनंत एरिया है। सॉल्यूशन अनंत थोड़ा ना हो सकता है ना, सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ पैक्ड एरिया होना चाहिए। तो हम अपनी समझ के लिए ऐसे मान सकते हैं कि जब एक ही स्ट्रेट लाइन होगी तो वो रिप्रेजेंटेशन है, और कहने के लिए उसको सॉल्यूशन कह दिया, बट एक्चुअली एक से दो या दो से तीन स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो उनके अंदर एक एरिया मिलेगा, वो पैक है, वो अनंत नहीं है, साइड में अनंत नहीं है साइड, उसको अपन जनरली सॉल्यूशन मानते हैं। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कहते हैं ना, तो आप समझ लेना यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन, ठीक है। तो जहां जहां हमने रिप्रेजेंटेशन वर्ड लिखा वहां सॉल्यूशन डाल देना, दैट्स इट, क्लियर। ओके बेटा, समझ आया, समझ में आ गया शिवम पूरा अच्छे से। तो कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कल से आपको ग्राफ शीट्स लेकर आनी है और ऑफलाइन ही आना है, मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करूंगा, समझ गए। पापा से बात करा देना, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ 1 to 10 हम क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम आधे कल करेंगे, आधे कल। तो ग्राफ शीट्स लेके आनी है, स्केल पेंसिल रबर इरेजर बोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ लेके आना पड़ेगा, ओके ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।